नमस्कार। आज हम विषय हिंदी गद्य खंड पाठ 4 विदाई संभाषण, जो कि बालमुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया है। तो बालमुकुंद गुप्त का जन्म सन 1865 ईस्वी में ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ था। इनकी मृत्यु 1907 ईस्वी में हुई। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई, यानी उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में प्राप्त की। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से वे काफी ज्ञान अर्जन किया। उस समय मिडिल कक्षा 8 बहुत बड़ी शिक्षा मानी जाती थी। वहां तक ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और आगे का ज्ञान उन्होंने स्वयं अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। यानी खड़ी बोली, जो कि हिंदी साहित्य की प्रमुख बोली है, उसे उन्होंने सीखा। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। यानी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच में इन्होंने स्वयं अपनी भाषा को परिमार्जित और परिष्कृत किया है। बालमुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे, प्रारंभिक पत्रकार थे। उस दौर में अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय थे। यानी पत्रकारिता के अलावा उनकी रुचि साहित्य साधना में भी थी और इसी कारण वो साहित्य की रचना भी किया करते थे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यानी पत्रकारिता के द्वारा वो स्वाधीनता संग्राम में भी सक्रिय रूप से भाग रहे थे। अर्थात अपने यहाँ की दुर्दशा को वो अपने पत्र के माध्यम से प्रसारित करते थे, जिसके कारण अन्य लोगों को यहाँ की दुर्दशा का ज्ञान हो सके। और यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह से मौजूद है। अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ लिखना बहुत ही कठिन कार्य था, फिर भी उन्होंने इस कार्य को पूर्णतः अपनी देख रेख में किया। साथ ही उनमें व्यंग्य विनोद का भी पूर्ण दिखाई पड़ता था। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस प्रकार के अन्य अनेक शब्दों में उन्होंने बहस चलाई है। उनके प्रमुख संपादन थे अखबार चुनाव, हिंदुस्तान, हिंदी वंग भारती, भारत मित्र। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठी का एक भाग है। जो आप विदाई संभाषण देख रहे हैं वो उनका मुख्य ग्रंथ है, शिव शंभू की चिट्ठी। इसमें से एक छोटा सा भाग दिया गया है। यह पाठ वायसराय कर्जन के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने का तात्पर्य है कि उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग भी बनाए गए, किंतु उन सबका उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना और साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना। अर्थात उन्होंने जो जो आयोग बनाए थे उनसे केवल अंग्रेजों का ही भला हो सकता था, उन्हीं का विकास हो सकता था, लेकिन हम भारतीय लोग उसी अवस्था में बने रहते। इस कारण उन्होंने कोई उपयुक्त कार्य नहीं किया। जो कार्य किए वो अपनी अंग्रेजों के लिए, उनकी वृद्धि के लिए किए। तो वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, अर्थात सरकार के विरुद्ध कोई न बोले, ये उसके पक्षधर थे। लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अर्थात जो अखबार ये छापते थे उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर क्या आप बिल्कुल सही बात नहीं लिखेंगे, जो हम चाहेंगे वही आपको लिखना पड़ेगा। इस कारण उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर लिखना दिया। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। इस पाठ में
जो विदाई संभाषण है भारतीयों की बेबसी, दुख की लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वर्ग। तो माय लॉर्ड अंत को आपके शासनकाल में इस देश में अंत हो गया है। अर्थात जब वहां से चले गए तो लोगों ने कहा कि अब तो आपका शासन का यहाँ अंत हो चुका है, अब आप इस देश से अलग होते हैं, इस संसार में सब बातों का अंत है, यानी जो भी यहाँ आया है उसका नष्ट होना निश्चय है। तो इससे आपके शासनकाल का भी अंत होना है। जो आपका शासनकाल था उसका भी अंत आएगा, और जो अब हो रहा है, चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ की चिरस्थायी वायसराय भी हो जाए, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार ना आपका ही था, ना इन देश के निवासियों का। अर्थात आप सोच के आए थे कि मैं तो यहाँ का चिरस्थायी निवासी, चिरस्थायी करना बना गया, मुझे कभी अलग नहीं होना, लेकिन आपका विचार वहीं रह गया और जिसके कारण आपको इस्तीफा यहाँ से देना पड़ा। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं। अर्थात कोई तीसरी शक्ति है जिस पर आपका और न यहाँ के निवासियों को कोई बस नहीं, अर्थात वो तीसरी शक्ति है। विचरण समय बड़ा करुणोत्पादक होगा, अर्थात जब कोई बिछड़ता है तो दोनों उसे बहुत ही करुणा दिखाई देती है। अर्थात कोई पशु पक्षी भी यदि साथ में रह लेता है, वो अचानक हमसे बिछड़ता है तो बहुत ही दुख होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख। अर्थात आप लोगों ने हमारी जनता के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ रहे, और जब यहाँ से जा रहे तो यहाँ के निवासियों को कष्ट। माय लॉर्ड, आपकी दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आए, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखी थे। आपने जो भी कार्य किए वो यहाँ की जनता के लिए दुखदायी थे। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे। पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। यानी जो लोग यहाँ के सोचते थे कि आप जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाए तो हमारी प्रसन्नता होगी, लेकिन जब आप यहाँ से इस्तीफा देकर जा रहे हैं तो वही निवासी आज दुख प्रकट कर रहे थे। इसी से जाना जाता है कि बिछड़ने का समय बड़ा ही करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय, अर्थात जो अंग्रेज हमारे विरुद्ध थे और हम उनके विरुद्ध थे, जो जीवन भर स्कूल लड़ते रहे, लेकिन साथ रहते हुए जब आप हमसे यहाँ से विदा हो रहे हैं तो यहाँ के निवासियों को भी तो पूरा है कि आज हमारे बीच से आप जा रहे हैं। अर्थात लड़ाई के बीच में जब कहीं कोई विदा होता है तो शांत रस आ जाता है, अर्थात दोनों तरफ से कर्मा उत्पन्न हो जाता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा जाता है। अर्थात पशु पक्षी, कोई कुत्ता या तोता पाल लिया जाए, वो भी अचानक यहाँ से यदि गुजर जाए तो वहाँ घर में रहने वालों को उसका दुख का अनुभव होता है। अर्थात कोई सदस्य जैसे वहाँ से चला गया हो, इस दुख का अनुभव लोग करते हैं। एक बार शिव शंभू के पास दो गाय थी। अब लेखक उदाहरण दे रहा है कि शिव शंभू के पास दो गाय थी, उनमें से एक अधिक बलशाली थी और एक कमजोर थी। वह कभी कभी अपने सींगों को टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। अर्थात एक बलशाली और कमजोर गाय दोनों आपस में लड़ती थी। बलशाली गाय अपने सींगों से मारकर कमजोर गाय को गिरा भी देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। अर्थात जो बलशाली गाय थी तो वहाँ के उसके मालिक ने
वो गाय दान में पुरोहित जी को दी। अर्थात पुरोहित जी उस गाय को ले जाने लगे, और जब वे वहाँ से ले गए तो देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उसने वह दिन भर भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक। अर्थात जो गाय उसे बलशाली गाय थी, दिन भर मारती थी, परेशान करती थी, चारा भी ढंग से नहीं खाने देती थी, लेकिन आज उसी के बिछड़ने पर वो कमजोर गाय उसने खाना पीना भी छोड़ दिया, अर्थात चारे का एक दाना भी नहीं दिया। अर्थात जब हम एक साथ रहते हैं, चाहे कोई कमजोर या बलशाली हो, लेकिन जब वो वहाँ से विदा होता है तो हमें दुख का अनुभव होता है। माय लॉर्ड, जिस दिन के पशुओं के बिछड़ने का समय यह दशा होती है, अर्थात जब पशु आपस में बिछड़ते हैं और एक दूसरे को पहचानते हैं, तो वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा होती है। जब बेमुख जानवर इतना कर सकते हैं, तो हम तो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार भी हैं, हम लोगों की दशा क्या होती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन है। अर्थात आप जान सकते हैं कि मनुष्य उससे ज़्यादा शिक्षित है और वो कितना कार्य कर सकता है, इसके बारे में भी आप जानते हैं। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको भी जाना पड़ा। लेखक का तात्पर्य है कि यहाँ एक से एक बढ़कर शासन आए, मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, आए, लेकिन सभी चले गए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपको जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं। अर्थात जितने बड़े बड़े राजा आए, आप आए, तो उनको सभी को यहाँ से जाना पड़ा, तो अब आप जा रहे हैं, तो ये परंपरा कुछ उल्टी नहीं है, अर्थात सही है। फिर भी आपके शासन काल का नाटक घोर दिखाते हैं। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वतंत्र सूत्रधार भी नहीं जानता, तो उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था, उसका दुखांत हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि लॉर्ड कर्जन जो यहाँ सुख भोगने के लिए आए थे, सारी जनता को आतुत करने आए थे, वो समझते थे कि अब मेरा यहाँ स्थायी शासन हो गया है, लेकिन जब उनके यहाँ से जाना पड़ा तो उनका बहुत ही पूरा अंत हुआ। जो सोच कर आए थे वो नहीं, वो उनका नहीं हो पाया, अर्थात किसी की इच्छा के विरुद्ध। अर्थात जो मनुष्य सोच रहा था कि मेरे ये कार्य हो गए, लेकिन बिना कार्य किए हुए जब उसे जाना पड़ा तो बहुत ही दुखांत हुआ। मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे दुख के साथ कैसे। बीच में उन्होंने अच्छा शासन किया था, अर्थात वो सुख से थे और यही समझ रहे थे कि अब ये सुख मेरे जीवन भर चलेगा, परंतु बीच में ही अचानक ये दुख कैसे आ गया। लेखक प्रश्न करता है। आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता है, किंतु पर्दे के पीछे एक और लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं। अर्थात कोई खिलाड़ी अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझता है और समझता है कि मैं अपने विद्वता से सभी को हरा दूंगा, परंतु क्या अचानक बीच में ही वह हार जाता है। अर्थात उस लीलामय की लीला को कोई नहीं जानता, अर्थात ईश्वर की महिमा को कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए। इसलिए किसी को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें कौन कौन सी पूरी है। अर्थात जब आप अपने देश से बंबई में यहाँ उतरे तो आपने जाहिर किया था कि मैं ये कार्य करूँगा, वो कार्य करूँगा, लेकिन अब बताइए कि आपके वो कौन कौन सी कार्य किए हुए। लेखक प्रश्न करता है। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा। आपने यहाँ आते ही भारतवर्ष में घोषणा की थी कि मैं भारतवर्ष को इतना सुंदर बना जाऊंगा कि जो दूसरे हमारे यहाँ के सरदार आएंगे उनको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अर्थात मैं भारतवर्ष को इतना सुंदर बना जाऊंगा। वे कितने ही वर्षों की सुख की नींद सोते रहेंगे, अर्थात जो आने वाले प्रधान होंगे उनको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बाकी वो सुख भोगते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई, आपको स्वयं इस बात बेचैनी उठानी पड़ी और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं उसको मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। अर्थात जो आप सपना सोच के आए थे, यहाँ के लोगों की नींद हराम कर दी थी, अर्थात उन्हें कष्ट ही कष्ट दिए थे,
और सोच रहे थे कि हम यहाँ शांति फैला के जाएंगे, लेकिन आपने बहुत ही यहाँ अशांति फैला दी। और उसको मिटाने के लिए जो दूसरे प्रधान भी आएंगे उनको भी बहुत समय तक कार्य करना पड़ेगा, तब यहाँ अशांति को मिटा पाएंगे। इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों को घाट मिलता है। अर्थात जो देश के लिए मरना जानते हैं, ऐसे भारतवासियों के सम्मान के प्रति आपने पांव रखा है। अर्थात जो गर्म तवे पर भी पांव जलने के डर से अपने जल महसूस नहीं करते, ऐसे भारतवासियों को आपने कमजोर समझ रखा था, जिसके कारण आपने ऐसे बिस्तर पर पैर रखा, जिसके कारण कि हमारे देश की नींव हिल जाए। पर आप स्वयं भी खुश ना हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी ना होने दिए। अर्थात न तो आप स्वयं प्रसन्न हुए और न यहाँ की जनता को खुश किया। अर्थात न तो आपने स्वयं सुख भोगा और न यहाँ की प्रजा को सुख से रहने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा दुख है। अर्थात यदि आप ही स्वयं प्रसन्न हो जाती तो बात है, न तो आप स्वयं प्रसन्न हुए और न यहाँ के भारतवासियों को प्रसन्न हो दिया, जिसके कारण यहाँ के लोगों के मन में यही दुख सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, भारत में आने पर लॉर्ड कर्जन ने ऐसी योजना बनाई जिससे भारत में अंग्रेजों का राज सदा सदा के लिए था। आप सोच कर आए थे कि कभी भी हिंदुस्तान आजाद ना हो पाए और मैं ऐसा राज यहाँ पर कर जाऊंगा, परंतु उन्होंने अपनी करतूतों से ऐसी अशांति फैला दी कि आने वाले शासकों को सुख की नींद नहीं आ सकी। अर्थात आपने यहाँ क्रांति के ऐसे बीज बो दिए जिसके कारण जो आगे आने वाले आपके पदाधिकारी होंगे उनको भी सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकेगी और हमें तो होती ही क्या है। तो उन्होंने स्वयं भी संकट सहे और भारतीय जनता को भी दुख दिया। आपके इस कार्य से आपको भी कष्ट हुआ, भारतीय जनता को भी बहुत कष्ट हुआ। अर्थात न तो स्वयं आप सुख से रह सके और न भारतीय जनता को रहने दिया। भारत के लोगों को इस बात का दुख और इसी कारण भारत के लोग दुखी हैं। अर्थात लॉर्ड कर्जन के शासन का दुखमय अंत हुआ। कर्जन ने इस खेल को सुखांत समझकर खेला था। उसने समझा था कि ये खेल बहुत ही अच्छा है, मैं यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत चारों ओर फैला दूंगा और संपूर्ण देश पर अंग्रेजों का राज हो जाएगा, जिसके कारण बहुत समय तक सुख से यहाँ रह सकेंगे। परंतु आरंभ से मध्य तक सुख ही सुख मिला। प्रारंभ में और मध्य तक उसे सुख प्राप्त हुआ। उसने हमारी गरीब निरक्षर जनता को बहुत चूसा, उन्हें कष्ट दिए, परंतु अंत दुखद हुआ। किंतु जब यहाँ के लोगों में क्रांति जाग उठी, उस क्रांति के कारण फिर इनको रहना भी मुश्किल पड़ गया, जिसके कारण लॉर्ड कर्जन को बहुत ही कष्ट भोगना पड़ा। वास्तव में सारी लीला रचने वाला लीलामय कोई और, अर्थात जहां तक दबने की सीमा होती दबाव, इसके पश्चात यदि आप ज्यादा करेंगे तो कोई तीसरा ही लीला को रचने वाला है, अर्थात उनमें भी क्रांति करने वाला है, जो इस अशांति को चारों ओर फैला देगा और क्रांति के बल पर अपने देश को आजाद कराएगा। तो घमंडी खिलाड़ी व्यर्थ में ही घमंडी दिखाया करते हैं। आप जैसे घमंडी खिलाड़ी जो कि भारतवर्ष को अंग्रेजों की दास्ता के दबाने आए थे, लेकिन उसका भी गर्व चूर हो गया और क्रांति ने अपने देश को आजाद करा दिया। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। शुरू में आए थे तो आपकी क्या शान थी और आज क्या हो रही है। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे थे। अर्थात पहले आप इतने महान थे, लेकिन आप कितने निम्न श्रेणी के हो गए हैं। अलिफ लैला के अलादीन से चिराग रगड़कर और अबुल हसन के बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। अर्थात दिल्ली दरबार में आकर आपने जो शासन पर बैठे थे वो शान अनोखी थी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी। अर्थात यहाँ आप आकर आप और आपकी पत्नी सोने के सिंहासन पर बैठे और आपके छोटे भाई और पुत्रवधू चांदी के सिंहासन पर बैठे थे। अर्थात आपने यहाँ इतना बड़ा शासन किया। आप दाहिने थे और वह बाएं।
आप प्रथम थे और वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को बाद में। अर्थात जो यहाँ के सबसे धनी व्यक्ति थे पहले आकर आपको सलाम करते थे, इसके पश्चात आपके भाई को सलाम किया करते थे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। हौदा, चंवर, छत्र आदि सबसे बढ़कर चढ़ा। हौदा वो कहलाता जो हाथी के ऊपर बैठने के लिए रखा जाता है, उस पर बैठकर महाराज चारों ओर घूमते थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटका नहीं खाई, सिर के बल नीचे आ रहे। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो। अर्थात आपने जो यहाँ शासन किया और अपने को गौरवान्वित किया, लेकिन आप चाहते थे कि मैं अस्थायी रहूं, लेकिन आपके ऊपर आदेश आने पर न तो आप अपनी स्थिति को बचाए रखें, बल्कि आपको यहाँ से जाना ही पड़ा। अर्थात आपको मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। आपने स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया। जब आपके अधिकारियों ने आपको यहाँ से जाने के लिए कहा, तभी आपको इस्तीफा मजबूरन देना पड़ा, और इस्तीफा के डर से भी उन्होंने आपको रोका नहीं। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में भी आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ ही गई। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा। अर्थात यहाँ से जो धन आपने वहां भेजा था, तो वहां भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात वहां के अधिकारियों ने आपको ऐसा समझकर वहां से निकाल दिया, और यहाँ तो आपने भारत का दिवाला ही निकाल दिया था। तो दोनों तरफ से आप खाली थे। तो धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपको आपकी ताल पर नाचते थे। इस देश के जो आपने अधिकारी बनाए थे, वो भी आपके एक इशारे पर जी हुजूर करते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर हो जाते। बड़े बड़े राजा महाराज को आपके हुक्म की तामील करने के लिए आपके यहाँ आना पड़ता था। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजाओं को मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मट्टी काठ के खिलौने आपके कृपा से जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। अर्थात जो छोटे मोटे व्यक्ति थे, जो आपकी चाटुकारिता करते थे, अर्थात आपको मक्खन लगाते थे, वे आज आपने बड़े बड़े पदों पर कर दिए, और जो वास्तव ईमानदार थे उनको आपने पूछा नहीं। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पलायमान हो गई। अर्थात आपने भारतीयों की शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया, जिसके कारण यहाँ के लोग निरक्षर रह गए, और उसी का फायदा आपने उठाया। स्वाधीनता उड़ गई, बंग देश के सिर पर आरह रखा गया। आह, इतने बड़े माई लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत ना हो सका, और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना था। वह भी मंजूर हो गया। अर्थात आपने जो फौज रखी थी वो चाहते थे कि और हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। जब आपने इस पर जोर दिया कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो वहाँ से भी बड़े अधिकारियों ने आपका इस्तीफा मंजूर कर दिया। अर्थात आपकी बात को नहीं माना। उनका रखा है एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का है। अर्थात आप जिसे रखना चाहते थे लेकिन नहीं रख सके, बल्कि आपको भी उसकी जगह यहाँ से अलग होना था। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंची चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। अर्थात ऊपर से आप गिरे तो कोई बात नहीं, लेकिन गिरकर नीचे पड़े ही रहे, ये सबसे ज्यादा दुख का कारण था। अर्थात न तो आप वहां ऊंचे रह पाए और न यहाँ नीचे रुक पाए। इस कारण देश के लोग दुखी थे। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है।
अर्थात जब किसी किलर को नोटिस दिया जाता है कि वह यहाँ से अलग हो जाए तो 1 महीने जब तक होता है बड़ी मुश्किल से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है इस बात के जान लेने से वह इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा था। अर्थात भारत में लॉर्ड कर्जन की शान सबके ऊपर थी। दिल्ली दरबार में ईश्वर तथा महाराज एडवर्ड के बाद उनका सर्वोच्च स्थान था। उनकी कुर्सी सोने की थी। जुलूस में उनका हाथी सबसे ऊंचा आगे चलता था। परंतु इस साल के बावजूद उन्हें ब्रिटेन के जंगी जाट ने उन्हें नीचे देखना पड़ा। वो लॉर्ड बहुत ही कठोर था। कर्जन ने काउंसिल में गैर कानूनी कानून पास कराने तथा कन्वोकेशन में अनुचित भाषण देकर अपनी धीरता गंभीरता का दरवाजा निकाल दिया। उधर विलायत में उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दी डाली जिसे इसे स्वीकार कर लिया गया। भारत में उनके इशारों पर हाकिमों को नाचना पड़ता था और उन्हीं के इशारों पर भी देश की शिक्षा और स्वाधीनता नष्ट हो गई थी। भारतवासी लॉर्ड कर्जन की यह पतित दशा देखकर अत्यंत दुखी है। अब उनका जाना तय है। अतः वे इस अवधि को कैसे काट रहे होंगे वे ही जानते होंगे। अभी तक आपने विधायी संभाषण का ये पहला भाग सुना। अगले भाग में इसकी आगे की कथा सुनाएंगे। जय हिंद जय भारत।